नमस्कार। मैं कुसुम राजावत हस्तबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 के दूसरे अध्याय प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे। प्रवास के प्रकार क्या है, कारण क्या है और परिणाम क्या होता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए एक छोटी सी चर्चा है और इस चर्चा के अंदर हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे हैं राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बा आरा में चला गया। वहां अपने अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए झारखंड स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वह पिछले 31 वर्षों से रह रहा है। उसके माता पिता अशिक्षित थे। उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। राम बाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा। वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरे बच्चे लड़की ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में एक संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। यह कहानी केवल राम बाबू और उनके बच्चों की नहीं, ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव में, गांवों से शहरों में, छोटे शहरों से बड़े शहरों में, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का भिन्न अंग है और एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। भारत में वर्षों से बाहर के लोगों का आगमन होता रहा है। ये चाहे आक्रांता के रूप में हो, आक्रमणकारी हो और चाहे शिक्षार्थी हो, सभी लोग भारत में आए और यहाँ बसे, यहाँ से शिक्षा प्राप्त की। मुस्लिमों ने यहाँ पर आक्रमण किए, इन्हें लूटा। इस तरह से कुछ विद्यार्थी आए, हमारी संस्कृति से बहुत सी शिक्षाएं ली। इस तरह से भारत में ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अधिक लोगों का प्रवास हुआ है। एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने के इतिहास है। भारत में बहुत से लोग आए हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग सबकी दृष्टि भारत पर इसलिए थी क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। बहुत कुछ उत्पादन होता है भारत में और उस उत्पादन से जो आमदनी प्राप्त होती अर्थात सोना, उस सोने के लिए लोग खिंचे आते थे। लाखों की सेना लेकर के भारत में आते और हमारे राजाओं और सैनिकों को मारते हुए, कत्लेआम करते हुए उन्होंने हमारे भारत को कई बार लूटा है। विश्व के सभी लोगों ने भारत में अपने लिए स्थान तलाशने की कोशिश की है। लेकिन इसी संदर्भ में मैं आपको एक कवि की कविता सुनाती हूँ। इसे कुछ ज़्यादा आलम तो नहीं दिया चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि किताब में है तो हम इसे पढ़ ही लेते हैं। सर जमीने हिंद पर अक़वाम में आलम की फिराक, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। भारतवर्ष राजा भरत की भूमि थी, जिसे हिंदोसिता बताया गया क्योंकि हिंदुओं से हिंदुस्तान, सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान बना है। जबकि भारत तो राजा भरत से वर्षों से बनाया है। भारत वह देश है जहाँ पर सत्य का साक्षात्कार हुआ है। ऋषि परंपरा चलती आ रही है। ऋषि हमारे वैज्ञानिक थे जिसने वर्षों पहले भारत में वह सब खोज लिया जो विश्व आज खोजने पे तैयारी कर रहा है या खोज रहा है। इसलिए भारत को किसी से कमतर आंकना बहुत बड़ी गलती है। इसी प्रकार में भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे हैं। भारतीय प्रसार। उपनिवेश काल, ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रांसीसियों, जर्मन तथा यूरेनियन द्वीप, गुआंडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोग और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और द्वीप से एंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों से
करारबद्ध लाखों श्रमिकों की रोपण कृषि के काम करने के लिए भेजा था। ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे। फिर भी इन करारबद्ध मजदूरों के जीवन की दशा दासों से बेहतर नहीं थी। प्रवासियों की दूसरी तरंग में न्यून समय में व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए और यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ है। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों का भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ है। प्रवासियों की संख्या की तरंग तीसरी तरंग में डॉक्टर, अभियंताओं 1960 के बाद में सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्ति और 1980 के बाद में अन्य समाविष्ट थे, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मन इत्यादि में प्रवास किया। इन व्यवसायियों में सर्वाधिक शिक्षित, उच्चतम अर्जन करने वाले सफलतम समूहों में से एक होने की विशिष्टता का आनंद लिया गया है। उदारीकरण के पश्चात 1990 के दशक में 90 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया है। इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ प्रवासी जो हैं उनके विषय में इस तरह से चर्चा करते हैं। आप भारत में जनगणना से पहले ही परिचित हैं। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 में भारत में प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया, परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया। उसमें 2 घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर, यदि अन्यत्र जन्मा है तो भी उसको, तो निवास की अवधि सम्मिलित की गई। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन किया गया। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इन गांवों में अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं तो तब जन्म के स्थान की ग्रामीण और नगरीय स्थिति, जिले, राज्य का नाम। यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। क्या व्यक्ति इस गांव, शहर में कहीं से आया है या तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, जिले और राज्य का नाम। और यदि भारत से बाहर का है तो देश के बारे में उससे आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है कि उसने कितने दिन वहां पर निवास किया है प्रवास के आने से पहले। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधार पर की जाती है। पहला होता है जन्म स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। यदि आप भारत की जनगणना में प्रवासियों के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ 30% की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई है, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे हैं। यद्यपि निवास के संदर्भ में ये संख्या 31.5 करोड़ मतलब 31% थी। प्रवासियों की धाराएं। आंतरिक प्रवास, देश के भीतर ही प्रवास करना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, देश के बाहर अन्य देशों से एक देश से दूसरे देश में जाना से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम इस टेबल को देखते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय। तो आप देखते हैं ग्रामीण से ग्रामीण में जाने वालों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि छोटे गांव से बड़े गांव में पास में जो कस्बा पड़ता है उसमें लोग बहुत अधिक प्रवास करते हैं। ग्रामीण से नगरीय में भी बहुत लोग प्रवास करते हैं, लेकिन नगरीय से ग्रामीण में आने वालों की संख्या बहुत कम होती है, और नगरीय से नगरीय में भी आने वाले बहुत है। लेकिन स्त्री और पुरुषों का जो इसमें कोऑर्डिनेशन, उसे भी आप इस चित्र से समझने का प्रयास करें।
दूसरा है ग्रामीण से नगरीय। दोनों चित्रों में ग्रामीण से ग्रामीण प्रदेश क्षेत्रों में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है और ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में पुरुष प्रवास अधिक क्यों है, तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। भारत में 2001 के दौरान पिछले निवास के आधार पर करीब 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया। 8.1 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी। इनमें से अधिकांश विवाहोपरांत प्रवासी थी। क्यों? क्योंकि एक जगह से विवाह होकर के स्त्रियां हमेशा दूसरे जगह चली जाती हैं और वही उनका घर होता है, वही उनका संसार हो जाता है, पति ही उनका भगवान होता है और वे अपने सास ससुर पति पुत्र पुत्रियों इनमें अपना जीवन बिता देती हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासियों के वितरण को चित्र में इस तरह से दिखाया गया है। चित्र क और चित्र ख 2.1 और 2.2 2.1 क और 2.1 ख में प्रस्तुत किया गया। इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीणों से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्री की संख्या सर्वाधिक है। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतरराज्यीय प्रवास गांव से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक होते हैं। आंतरिक प्रवास की इन धाराओं में अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से आप्रवास और उन देशों की ओर भारत में उत्प्रवास भी हुआ है। तालिका 2.1 में पड़ोसी देशों से प्रवासियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। तो निवास के अंतरिम स्थान के अनुसार अंतरराज्यीय प्रवास दर्शाती हुई प्रवास की ये धाराएं हैं। इनकी अवधि है 0 से 9 वर्ष। तो आप देखेंगे कि ग्रामीण से ग्रामीण में भी स्त्रियां हैं, लेकिन ग्रामीण से नगरीय में स्त्रियां कम और पुरुष ज़्यादा है, क्योंकि ये कमाने के लिए बाहर जाते हैं। नगरीय से ग्रामीण में बराबर है और नगरीय से नगरीय में थोड़ी सी स्त्रियां अधिक है। का प्रवास हुआ, उनमें से 96% पड़ोसी देशों से आए। बांग्लादेश से 30 लाख, इसके बाद पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख, इसमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार 1.6 लाख शरणार्थी भी समाविष्ट है। जहाँ तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायास्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में फैले हुए हैं। प्रवास में स्थानीय विभिन्नताएं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों में प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र की सूची में प्रथम स्थान है। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। दूसरे उत्तर प्रदेश -26 लाख और बिहार -17 लाख हैं। वे राज्य हैं जहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। नगरीय समूहन में से बृहद मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। इनमें अंतर्राज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण, जिससे ये नगरीय समूहन स्थित है। इसी तरह से कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो हुआ है उसमें है पड़ोसी देशों में प्रवास, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से सर्वाधिक, क्योंकि रोहिंग्याओं का आपको पता है बहुत ज़्यादा अप्रवासियों की संख्या 59.8% जितने हैं कुल, उसमें से सर्वाधिक बांग्लादेश से आ रहे हैं। भूटान से, चीन से, म्यांमार से, नेपाल से, पाकिस्तान से और श्रीलंका से। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की स्थिति भी बहुत कुछ स्थिति पर होती है। तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है कि जब अमेरिका की बात आती है तो वहाँ पर प्रवासियों के लिए नियम बनाए गए हैं। आप एक नियम के तहत ही वहाँ पर जा सकते हैं। प्रवास के कारण लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म स्थान और उसके निवास को छोड़ देते हैं। उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। देखिए, आप इसमें देखिए
इस प्रश्न को आप देखिए, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना आप, ये बड़ी अटपटी सी बात है। मैं आरिफ खान हूँ और अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गाँव में रहता हूँ। यहाँ 30 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर खेत में काम करता हूँ। यहाँ सभी 30 दिन काम नहीं मिलता है। इसके साथ मैंने खेत के लिए पट्टे की ज़मीन ले रखी है ताकि मैं अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूँ। मेरी पत्नी बीमार है, तपेदिक से पीड़ित है। स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं के अभाव और पैसों की कमी के कारण मैं अपने पति का असमर्थ हूँ। प्रचलित परिस्थितियों ने मुझे भ्रमित कर रखा है। दूसरी, मैं तमिलनाडु तट के मछुआरा समुदाय संबंध रखने वाली सुब्बुलक्ष्मी हूँ। विध्वंसकारी सुनामी मेरे 2 बच्चों को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को बहा ले गई। सब कुछ नष्ट हो गया। तब से मैं चेन्नई की गंदी बस्तियों में रह रही हूँ। मैं यहाँ घरेलू नौकरानी की तरह काम करती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, खाली समय में चिथड़े चुगने में मेरी मदद करते हैं। फिर भी मैं अपनी जगह को याद करती हूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगी। फिर भी मैं अपनी जगह को याद करती हूँ, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी। उन राक्षसी तरंगों को मैं भुला नहीं सकती। मुझे अपने बच्चों का बचाव करना है। मैं सोहन सिंह लुधियाना से बिनाई वस्त्रों की फैक्ट्री में काम करता हूँ। यहाँ मैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 रुपये महीने लेता हूँ। मेरे पास समयोपरि से अतिरिक्त धन कमाने का अवसर है। चिकित्सा, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक सुविधाएं उपलब्ध, फिर भी परिवार के सदस्य बच्चों की अनुपस्थिति व्यग्रता पैदा करती है। नौकरी के अनेक अवसर हैं। मैं मनीष गावरकर भंडारा से विज्ञान स्नातक हूँ। यहाँ मुंबई में अपने स्नातकोत्तर के साथ साथ अंशकालिक नौकरियाँ भी कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ रहने की लागत अधिक है और लोगों को दूसरों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं मुंबई आया क्योंकि यह मेरा सपना था। यह नगर उच्च वेतन और बाहर जाने के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। इस कहानी में आपको एक चीज़ दिखी है, उसको ध्यान से देखना। सर्वाधिक प्रवासी मुसलमान दिखाए गए हैं, बांग्लादेशी दिखाए गए हैं, लेकिन इस कहानी में फिर भी आपको एकमात्र ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है मुस्लिम, जिसको अप्रवासी दिखाया गया है। ये किताब का एक व्यंग्यात्मक पार्ट है, आप इसको ध्यान से देखें। आरिफ खान है और वो कह रहा है मैं गांव नहीं छोड़ रहा। अरे भाई, भारत में मुसलमान थे ही नहीं, बाहर से आए हैं। किस बात का गांव नहीं छोड़ रहे आप? सबसे जल्दी गांव ये लोग आकर के अपने धर्म को स्थायी करते हैं। मेहरबानी करके किताब के इन भुलाओं में न पढ़ें। ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है पता नहीं है। ये स्त्रियां कभी भी अपना गांव और अपना घर नहीं छोड़ती। उसके लिए बताया जा रहा है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। रही बात सोहन सिंह की है, तो पंजाब वाले कमाने के लिए कहीं पे भी जाते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इतनी कमियां लुधियाना में और पंजाब में बैठे आदमी को कहाँ जरूरत पड़ेगी कि वह अप्रवासी हो। मनीष गावरकर है, उसको अपने गांव की याद आ रही, लेकिन फिर भी वो छोड़ चुका है। तो इसमें ये बात बताई जा रही, सबसे कम प्रवासी हिंदू होते हैं, पर इसमें बताया गया कि हिंदू सभी बाहर जा रहे हैं और मुसलमान जो हमेशा से प्रवासी होते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, बाहर से आए हैं, भारत में मुसलमान कभी नहीं थे। फिर भी ये बताया जा रहा है कि आरिफ खान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में 30 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर काम करता है। तो भाई बाहर निकलो, कमाओ। 30 रुपए में क्यों कर रहे हो दिहाड़ी पर काम? आरिफ के लिए उत्कर्ष, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों की गणना कीजिए। सोहन सिंह के लिए कौन से अपकर्ष कारक हैं? और सुब्बुलक्ष्मी और मनीष गौर की कहानियों का अध्ययन कीजिए। प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारणों, उनके रहन सहन की दशाओं के आधार पर उनके प्रकरणों की तुलना कीजिए। बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक हैं जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी और अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है। शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आदमी चकाचौंध भरी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है और जिसे आप विकास का नाम देते हैं, वही विकास आपके लिए आगे कैसे कारगर होगा, इस विषय पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं आगे। मैं आपको सत्यता बता रही हूँ, इसमें आपको कुछ हो तो आप आंकड़े देख लें। पीछे आपने आंकड़ों में सर्वाधिक देखा है बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान। आज तक जो भी आक्रमणकारी हैं वे सब मुस्लिम हैं। उसके बावजूद आपको ये बताया जाता है, किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है कि मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है, प्रवास नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल मिथ्यात्मक बातें हैं।
पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण कीजिए। चित्रों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुष और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के प्रमुख कारण रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 3% स्त्रियों के लिए है। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं। अब आप इस कहानी को से कांटेक्ट कीजिए। केवल 3% स्त्रियां हैं ऐसी है जो गांव से बाहर जाती है, जबकि सुबु लक्ष्मी को बाहर आया हुआ बताया जाता है। 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय, जिसका अपवाद है जहाँ स्थिति उलट है। मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून क्यों भिन्न है? यहाँ विवाह के तुलना में पुरुष प्रवास केवल 2%। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।